आउट करना, यानी कि किसी शेयर की ट्रू एंड फेयर वैल्यू को फाइंड आउट करना कि जो वैल्यू भविष्य में उस शेयर की हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के एनालिसिस है, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम सबसे पहले इकोनॉमी एनालिसिस करते हैं, यानी पूरी इकोनॉमी के क्या हालात हैं। फिर इंडस्ट्री को एनालिसिस करते हैं, यानी पूरी इंडस्ट्री कैसी है। फिर पर्टिकुलर उस कंपनी पे आते हैं, कंपनी को एनालिसिस करने के लिए हम उस बैलेंस शीट को देखते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं, फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट हम रेशियोज को देखते हैं। रेशियोज मैंने आप लोगों को बहुत सारे बताए, पी रेशियो, पीवी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ईवी, EBITDA एक्सेट्रा। मैंने जैसे आपको बताया था, किसी कंपनी का अगर पीबी कांस्टेंट हो, ज्यादा ना बढ़ रहा हो, और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी ROE अगर इंक्रीज कर रहा हो, तो उसके मल्टीबैगर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप में से एक स्टूडेंट ने काफी अच्छी करी थी, शायद विपिन था, विपिन ने देखा कि इकोनॉमी में इस टाइम पूरा डाउन हो रहा है, लेकिन फार्मा कंपनी अच्छा काम कर रही है। उन्होंने इंडस्ट्री पे आया फार्मा पे, एंड फार्मा पे देन उन्होंने सन फार्मा को देखा, एंड उन्होंने पाया कि सन फार्मा एक अच्छी कंपनी बन सकती है। तो इस तरह से करके हम पूरी अपनी इक्विटी रिसर्च को हम करते हैं। लेकिन एक शेयर मार्केट में एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो मार्केट ट्रेंड होता है वो 90% साइकोलॉजिकल होता है और 10% लॉजिकल होता है। यानी कि 90% जो प्राइस की मूवमेंट होती है वो पूरी साइकोलॉजी होती है, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, और सिर्फ 10% ही लॉजिकल होता है। यानी ये जो लॉजिक है ना, जो लॉजिक है ये केवल 10% काम करता है, बाकी 90% तो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या परसेप्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा होता है, एक शेयर ऐसा है जिससे सारे फंडामेंटल्स अच्छे हैं लेकिन फिर भी उसके प्राइसेस काफी डाउन चले जाते हैं ड्यू टू साइकोलॉजी ऑफ पीपल। ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर एक फोन की बात करूं, आईफोन, मैं कहूं कि आईफोन में क्या विशेष बात है जो उस आईफोन को विशेष बनाती है, तो वो है उसकी साइकोलॉजी। यानी जब लोग आईफोन कैरी करते हैं तो लगता है कि भाई ये एक स्पेशल फोन है, स्पेशल ब्रांड है, और वही उसको बिकने पे, मतलब कि उसको सेल के लिए यूज होता है। तो जब लॉजिकल चीजें फेल हो जाती हैं तो साइकोलॉजिकल चीजें आती हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम आता है टेक्निकल एनालिसिस का। अब सही, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस ये मतलब कि इस टेक्निकल एनालिसिस में एक बिलीव रहता है। टेक्निकल एनालिसिस इज फुली बेस्ड ऑन बिलीव दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर किसी शेयर का प्राइस ऐसे 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 करके डाउन गया, यानी ये पहले अगर ऐसे 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 करके ऊपर आया, अब इस तरह से डाउन चला गया, तो यानी ये ऊपर हो जाएगा। यानी कि जो पहले हुआ है, लगभग आज जो शेयर का प्राइस है, कल वो क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका पास्ट कैसा है। बात समझ में आई? यानी कि जो भी शेयर है वो उसके पास्ट से चलता है। जैसे कि मान लो मैंने बताया कि मान लीजिए एक शेयर का प्राइस पहले ऐसे अप गया, फिर थोड़ा डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, और अब ये ऐसे है। तो बताओ आगे क्या होगा? तो आप कह सकते हैं सर आगे जाके थोड़ा सा डाउन जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने जो कहा वैसा ही हुआ, इतना डाउन हो गया, और यहाँ है तो क्या होगा? तो सर अब थोड़ा सा अप जाएगा। बात में आ रही नहीं आ रही है? तो यानी हम कर क्या रहे हैं, हम एक जगह खड़े होके, हम यहाँ पे खड़े होके सबसे पहले इसका क्या देखते हैं, पास्ट। और इस पास्ट को देख के हम किसका अंदाजा लगाते हैं, हम जो भविष्य में होने वाला है, फ्यूचर, उसका हम एक तरह से उसकी पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो हम इस जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन द बिलीव दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। What does it mean? It means that price and patterns and traded volumes occur again and again over a given period of time. यानी एक given period of time में जो प्राइस है, जो वॉल्यूम है,
वो दोबारे रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो जो एक तरह से टेक्निकल एनालिसिस है उसके मेनली आप समझ लीजिए प्रीमिसेस क्या क्या है, यानी कहाँ कहाँ टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। तो मैं बात करता हूँ प्रीमिसेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि बेसिक, आप इसको अजम्पशंस तो नहीं कह सकते हम, बेसिक एक थंब ऑफ रूल्स क्या है टेक्निकल एनालिसिस के। अच्छा डियर फ्रेंड्स, इस जो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे। एक थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से जो आपको एग्जाम में राइट अप करके आना है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से, यानी एक्चुअली में रियलिटी में शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कैसे चलता है। तो सबसे मैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के हिसाब से चल रहा हूं कि जो आपको एग्जाम में जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में क्या लिखना है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ पर लेके चलूंगा। जैसे हमने जब फंडामेंटल एनालिसिस करवाया तो मैंने आपको बेसिकली प्रैक्टिकल के बारे में तो काफी बताया, लेकिन थ्योरी कैसे अटेम्प्ट करनी है, जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल एनालिसिस, तो उसमें क्या क्या लिखने, तो उसके नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में उसमें कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, नॉर्मल सी बात थी, इसमें मैंने काफी पॉइंट्स आप लोगों को थ्योरेटिकल बता भी दिए थे, वो आपको समझ में भी आ जाएंगे। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको पहले एक बार थ्योरी के ऊपर लेके चलूंगा कि थ्योरी में हमें कैसे कैसे करना है, देन उसके बाद हम इसमें प्रैक्टिकल यानी रियलिटी लाइफ में कैसे टेक्निकल एनालिसिस काम करता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं प्रीमिसेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के प्रीमिसेस क्या क्या है, आप इसको फीचर्स के रूप में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला तो इसका यही है कि प्राइस फॉलो a particular movement over the period। डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान हो मैंने आपको एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस करवाई थी, और उस एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की जो बेसिक अजम्पशन थी वो क्या थी, प्राइस फॉलो एन इंडिपेंडेंट पाथ, यानी प्राइस इंडिपेंडेंट पाथ को फॉलो कर रहा है, पीछे से उसका कोई लेना देना नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस उसका बिल्कुल रिवर्स है। टेक्निकल एनालिसिस कहता है प्राइस फॉलो ए पर्टिकुलर मूवमेंट ओवर ए पीरियड, यानी कि वो एक सेट ऑफ पीरियड लेके चलता है। आज जो प्राइस है वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा जो प्रीवियस में प्राइस हुआ है। अगला, प्राइस मूवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई, कि जो प्राइस मूवमेंट है वो इन्फ्लुएंस होती है किस चीज से, डिमांड एंड सप्लाई से। ये तो ऑफकोर्स बात है कि किसी भी चीज का प्राइस जो है वो उसके डिमांड एंड सप्लाई से तय होता है, वो शेयर में नहीं है, वो हर चीज में है, ठीक है। लेकिन इसमें जो नई बात है वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रीवियस प्राइसेस, कि जो डिमांड एंड सप्लाई है वो इन्फ्लुएंस होती है प्रीवियस प्राइसेस से, यानी उसका प्रीवियस में प्राइस क्या रहा है, एंड विद सर्टेन लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जो प्रीवियस प्राइसेस से होती है, लेकिन काफी सारे लॉजिकल यानी कि रैशनल और साइकोलॉजिकल यानी कि इररेशनल, वेरियस रैशनल और इररेशनल फैक्टर से भी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। अगला हम इसमें मान के चलते हैं, जो हम हमेशा मान के चलते हैं, एवरी काइंड ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड ऑन प्राइस। ये हम हमेशा मान के चलते हैं कि जो भी कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होती है। अगला ये मतलब कि इंपॉर्टेंट है, प्राइस फॉलो ए पर्टिकुलर पाथ continuously which gets repeated again and again, this repetition provide chance to take investment and disinvestment decision।
क्या मतलब है इसका? प्राइस फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ अगेन एंड अगेन विच हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या मतलब है इसका? मैं अभी 1 मिनट में आपको समझाता हूं। अगला, प्राइस मूवमेंट एंड इज सपोर्टेड बाय ट्रेडेड वॉल्यूम, कि जो भी प्राइस मूवमेंट है इज सपोर्टेड बाय ट्रेडेड वॉल्यूम। जो भी प्राइस मूवमेंट है वो सपोर्ट होती है किस चीज से? उसकी वॉल्यूम से। अब देखो, ये देखो जरा, प्राइस फॉलो ए पर्टिकुलर पाथ अगेन एंड अगेन विच हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैंने बताया कि मान लीजिए यहाँ पे किसी शेयर का टाइम है और इधर प्राइस है, और प्राइस ऐसे ऐसे हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, और इस तरह से। अब मान लीजिए आपको ये शेयर खरीदना है और फिलहाल इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे मान लीजिए है 100 रुपीज। तो क्या आप इसे अभी खरीद लेंगे? आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि हमने प्रीवियस ट्रेंड में देखा एक बार इंक्रीज करने के बाद शेयर में रिकवरी आती है, डाउन जाता है। तो हमें अगर इसमें पोजीशन बनानी है तो हम कुछ टाइम का इंतजार करेंगे, और जब शेयर का प्राइस 100 से गिर के 90 के आसपास आ जाएगा तब हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर आपको इसको खरीदना है तो आप यहाँ का इंतजार करेंगे। ये मान लीजिए आज की तारीख है और ये 4-5 दिन बाद का दिन है, तो आप अभी नहीं खरीदेंगे, आप 4-5 दिन बाद खरीदेंगे, यानी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प मिली। और दूसरी तरफ अगर आपको ये शेयर बेचना है और आप यहाँ पे हैं, तो अब आप यहाँ पे इस शेयर को बेचोगे, थोड़े दिन का इंतजार करेंगे, डिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप कहेंगे नहीं सर, हम तुरंत इसको बेच देंगे। क्यों बेच देंगे? क्योंकि हमें पता है आने वाले टाइम में शेयर डाउन जाने वाला है। और 1% अगर मान लीजिए आप यहां आ गए, टाइम इधर पहुंच गया, आप इधर आ गए और अब आपको शेयर बेचना है, तो क्या आप इस दाम पे बेच देंगे? नहीं। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इंतजार करेंगे कि जब शेयर आगे बढ़ेगा 8-10 दिन बाद, और जब ये लगभग 120-130 का हो जाएगा तो हम इस शेयर को बेचेंगे, यानी डिसइन्वेस्टमेंट यहां करेंगे। तो यही पूरा का पूरा समझ लीजिए आप टेक्निकल एनालिसिस का सार है, कि हम कोई चार्ट, कोई पैटर्न, कुछ ऐसा हम बनाते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि जो प्रीवियस मूवमेंट है वही आगे रहेगी, और उस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट या डिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। अगला है इसमें काफी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट कैसे कैसे होते हैं ये आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। यहां पर हम जो बेसिकली चार्ट पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल एनालिसिस, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स, ठीक है ना, इस तरह से आ जाता है। तो एक होता है लाइन चार्ट, एक होता है बार चार्ट, एक्चुअली में लाइन, बार और कैंडल एंड स्टिक, ये 3 चार्ट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, रेगुलरली यूज होते हैं। तो एक एक करके हम इन चार्ट को समझते हैं और इन चार्ट के डिफरेंट पैटर्न्स क्या होते हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं किसकी? लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट क्या होता है? एक सिंपल सा ऑर्डिनरी चार्ट होता है जिसमें जो भी प्राइस की मूवमेंट है वो एक ग्राफ पे प्लॉट करी जाती है, एंड देन एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन चार्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हम दिखाते हैं डेट, या इसको बोल लेते हैं आप टाइम, और यहां हम दिखाते हैं प्राइस, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी।
तो जो भी रोज का मान लीजिए क्लोजिंग प्राइस है, ये डेट है अलग अलग, तो जो भी डेली क्लोजिंग प्राइस है उसको हमने प्लॉट कर दिया ऐसे ऐसे, और बाद में जो भी ये प्राइस हुए इनको ऐसे मैच कर दिया, तो एक लाइन हमारे सामने आ जाती है, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन चार्ट। सबसे ज्यादा इजी, सबसे ज्यादा आसान, देखने में सबसे ज्यादा कॉमन लाइन चार्ट होता है। आप किसी भी शेयर का प्राइस गूगल पे सर्च करिए, गूगल करिए शेयर प्राइस ऑफ एनीथिंग, सबसे पहली चीज उसका प्राइस लिखा आएगा और नीचे जस्ट एक लाइन चार्ट लगाएगा। ये लाइन चार्ट आप 5 साल का देख सकते हैं, 10 साल का देख सकते हैं, 3 महीने का देख सकते हैं, 5 महीने का देख सकते हैं, 1 महीने का देख सकते हैं, 10 डेज का देख सकते हैं, 5 डेज का देख सकते हैं, एक दिन का भी देख सकते हैं, घंटे के हिसाब से प्राइस के मूवमेंट क्या क्या रही। तो ये होता है हमारा लाइन चार्ट। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी जब हम आगे हम प्रैक्टिकल सेशन पे जाएंगे तो मतलब कि आपको इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला जो हमारा चार्ट होता है वो होता है बार चार्ट। बार चार्ट भी प्रैक्टिकली काफी ज्यादा यूज करे जाते हैं। लाइन चार्ट में काफी सिंपल होता है, लेकिन इसमें डे टू डे इंफॉर्मेशन नहीं होती, पूरे दिन में क्या घटनाक्रम बने। बार चार्ट में क्या होता है, सब कुछ सेम होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं टाइम, इधर हम शो कर रहे हैं प्राइस। और बार चार्ट में क्या होता है, एक बार बनाते हैं हम, और उस बार के अंदर हम लगभग पूरी इंफॉर्मेशन शो कर देते हैं कि भाई ये शेयर में इतना हाईएस्ट रहा, इतना लोएस्ट रहा, इतना ओपनिंग रहा, इतना क्लोजिंग रहा। जैसे मैं एक सिंपल बार बनाता हूँ, वैसे थोड़ी रंग बिरंगी सी होती है, ग्रीन रेड इस तरह की। यानी मान लीजिए ऐसे एक बार है हमारे पास, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मुझसे। तो यहाँ होता है उसका हाईएस्ट प्राइस, यानी यहाँ पे डे होता है, यानी यहाँ तारीख है डे 1, ये डे 2, आगे डे 3, ये हाईएस्ट प्राइस है, ये लोएस्ट प्राइस है। यहाँ मान लीजिए कहीं हो सकता है ओपनिंग प्राइस, और यहाँ मान लीजिए कहीं हो सकता है क्लोजिंग प्राइस। तो इस तरह से एक बार चार्ट होता है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप हुई होती है। वैसे ये रंग कलर सा रहता है, अगर हाईएस्ट मान लीजिए क्लोजिंग नीचे है, ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर है, ओपनिंग नीचे है, तो रेड मिलता है, अदरवाइज ग्रीन मिलता है। तो अभी हम जब रियलिटी में जाएंगे तो देखेंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में बार चार्ट बना के आना है, तो आप इस तरह का बार चार्ट आप बना सकते हैं, जिसमें आप यहाँ दिखा देंगे ये हाईएस्ट प्राइस, ये दिखा देंगे मान लीजिए ओपनिंग या क्लोजिंग में से कुछ, ये दिखा देंगे क्लोजिंग, और ये था लोएस्ट प्राइस। इस तरह का हम बार चार्ट को हम बनाते हैं। नेक्स्ट होता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट। इसमें पॉइंट एंड फिगर दोनों चीजों को कंबाइन करा जाता है। व्हाट डज इट मीन? इन दिस चार्ट each price of a particular share is plotted on the graph. Upward price movement is shown by a star. जो भी कोई अपवर्ड प्राइस मूवमेंट है उसे स्टार से शो करा जाता है। एंड डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट इज डिनोटेड बाय अ जीरो। डेट फॉर विच प्राइस हैव बीन शोन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ऑल प्राइसेस। जैसे 14 डेट है, ये 13 डेट है, तो जो भी इंक्रीज हुआ है उसे एक स्टार से दिखाया जाता है, जो डिक्रीज हुआ है उसे जीरो से दिखाया जाता है। लेकिन रियलिटी में पॉइंट एंड फिगर चार्ट को बहुत कम यूज करा जाता है, इसलिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट वन इज कैंडल चार्ट। कैंडल एंड स्टिक भी यूज होता है कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट में क्या होता है, एक कैंडल टाइप एक जो बार्स है वो बनाई जाती है, लेकिन इसमें जो मेन एक तरह से आप समझ लीजिए जो अपर एज जो होती है वो कैंडल की हाईएस्ट प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है, जो लोअर टेल होती है वो लोअर प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है। और कैंडल एंड स्टिक
ज्यादा बेहतर माना जाता है, यानी इस तरह की कुछ कैंडल्स बनती हैं इसमें। तो ये हो गया हाईएस्ट और ये हो गया लोएस्ट प्राइस। तो इस तरह से कैंडल्स यूज करी जाती हैं प्राइस के मूवमेंट को दिखाने के लिए। इनको ये आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से तब समझ में आएंगे जब आप किसी भी मतलब कि हम रियलिटी में किसी भी इसको हम देखेंगे। तो अब अगर मान लीजिए इन चार्ट्स में अगर हम कुछ ट्रेंड्स की बात करें, ट्रेंड्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए एक अपवर्ड ट्रेंड होता है। अगर मैं लाइन चार्ट के थ्रू देखूं तो जो ट्रेंड्स है उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक अप ट्रेंड या अपवर्ड ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है हॉरिजॉन्टल ट्रेंड। ठीक, अप ट्रेंड क्या हो गया, किसी भी शेयर में आप एक लाइन चार्ट ड्रॉ करो और ओवरऑल आपको एक ट्रेंड नजर आए कि इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अप ट्रेंड। किसी भी शेयर में अगर मैं डाउन ट्रेंड देखना चाहूं तो वो इस तरह से आपको डाउन ट्रेंड मिलेगी, और किसी भी शेयर में मैं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड देखना चाहूं तो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड है वो इस तरह से मिलेगी। अब देखिए यहाँ में मैंने पीक बड़ी छोटी छोटी बना दी, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ है ना छोटी छोटी चोटियां हैं, पीक है। अप ट्रेंड में जो एक पीक होती है अगली जर्नली उससे ऊपर मिलेगी आपको, ये चोटियां एक दूसरे से ऊपर होती हुई मिलेगी। डाउनवर्ड ट्रेंड में क्या होती है कि जो पीक होती है वो नीचे होती हुई चली जाती है, और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड में आप देखेंगे कि जो पीक है, चोटियां हैं, ये बिल्कुल समानांतर से है। तो ये 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेंड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट की, चार्ट के पैटर्न क्या क्या होते हैं, यानी कि सपोर्ट लेवल कहाँ होता है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ होता है, और चार्ट के पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। तो मैं बात करता हूं पैटर्न ऑफ चार्ट्स। तो देखिए एक होती है सपोर्ट लाइन और एक होती है रेसिस्टेंस लाइन। तो ये भी 3 तरह के उसमें होते हैं। हम जब बात करें मतलब अगर मैं इन तीनों लेवल बात करूं, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, तो प्यारे बच्चों आप यहां देखेंगे कि इधर जो अगर ये अपवर्ड ट्रेंड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अपवर्ड ट्रेंड में एक लाइन है जिससे नीचे शेयर प्राइस कभी नहीं गया। ठीक है, यानी इससे नीचे शेयर प्राइस कभी नहीं गया, तो इस लाइन को हम बोलते हैं सपोर्ट लाइन। ये थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है सपोर्ट लाइन क्या है, रेसिस्टेंस लाइन क्या है। और एक और लेवल है, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं, एक और लेवल है जिससे ऊपर शेयर प्राइस कभी नहीं गया। ये लेवल देखिए आप, यानी इस लेवल के ऊपर शेयर प्राइस कभी नहीं गया, तो इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस लाइन। जो बेस है जहां से सपोर्ट मिलता है वो सपोर्ट लाइन, और अबोव है वो रेसिस्टेंस लाइन। ये आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि मान लीजिए आपको ये पता चल जाता है, आप सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में शेयर प्राइस इससे नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है सपोर्ट लाइन हो गई तो फिर उसके बाद कोई उसको नीचे ले जा ही नहीं सकता, मे बी वो नीचे जा सकता है, लेकिन ये आपको एक तरह से एक रफली आइडिया देता है कि भाई शेयर प्राइस अब इससे नीचे नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट लाइन है वो इस तरह से है, ये हो गई सपोर्ट लाइन, और जो अबोव लाइन है ये कौन सी लाइन है हमारी, रेसिस्टेंस लाइन। सेम एज इट इज यहाँ पे जो ये है डाउन साइड जो है ये है हमारी सपोर्ट लाइन, और जो अप साइड है ये है रेसिस्टेंस लाइन। तो ये होते हैं चार्ट में अलग अलग रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन का, आप समझ लीजिए रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन का कंसेप्ट।
अब हम पैटर्न चार्ट्स में जो पैटर्न आते हैं उनमें देखते हैं हम। तो सबसे पहला जो पैटर्न होता है, सबसे मोस्ट कॉमन, वो होता है हेड एंड शोल्डर। ये शैम्पू वाला हेड एंड शोल्डर नहीं है, ये हमारा चार्ट का हेड एंड शोल्डर है। अगला इसमें आता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अगला आता है ट्राइंगल, और नेक्स्ट आता है इसमें फ्लैग। और भी काफी तरह होते हैं, लेकिन ये कॉमन है। तो ये कई बार मतलब ये 2 नंबर का, या समझ लीजिए पूरे कई बार 16 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट डू मीन बाय टेक्निकल एनालिसिस, बट एक्सक्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड पैटर्न्स। तो चार्ट्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट में आप ये दिखाएंगे भाई, जो लाइन चार्ट, बार चार्ट, और पैटर्न में आप इस तरह से दिखाएंगे हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ट्राइंगल और फ्लैग। तो सबसे पहले मैं हेड एंड शोल्डर की बात करता हूं। ये हेड एंड शोल्डर वगैरह मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब हम प्रैक्टिकली जाएं तो मैं हेड एंड शोल्डर की बात करूं, इसका यहाँ पे हेड है, यहाँ पे शोल्डर है, तो आपको वो देखने में आसानी है। तो हेड एंड शोल्डर क्या होता है, कई बार जब हम मैक्सिमम टाइम हम एक लॉन्ग टर्म में अगर आप प्राइस की मूवमेंट देखोगे तो वो इस तरह से मिलती है हमें। तो यहाँ पे जो एक बेस लाइन है जिससे नीचे प्राइस कभी जा नहीं रहा है, इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक हमारे सामने पीक है, ये पीक थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बन गई। मान लीजिए ऐसे प्राइस है, तो इन दैट केस जो हमारी नेक लाइन है वो थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी नेक लाइन। आप देखेंगे एक मिड में एक पीक है और इसको दो पीक सपोर्ट कर रही है, तो ये हो जाता है हमारा हेड। और जो इसके साथ में दो हैं, जो ये है हमारे हेड, और जो इनके साथ में इनको सपोर्ट कर रहे हैं ये है हमारे शोल्डर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये दिखाता है रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल इन अपवर्ड मूविंग मार्केट। यानी कौन सा रेसिस्टेंस लेवल है, कहाँ सपोर्ट लेवल है अपवर्ड मूविंग मार्केट में। और जो नेकलाइन रहती है वो एक तरह से समझ लीजिए आप अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है, कि भाई इससे नीचे नहीं जा सकता है। और इसके हिसाब से हम एक तरह से बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल निकालते हैं। बाइंग और सेलिंग सिग्नल हेड एंड शोल्डर से हम किस तरह से निकालते हैं, वो हम जब हम अपकमिंग लेक्चर्स हमारे रहेंगे तो उनमें मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ हेड एंड शोल्डर क्या है, कि जब भी किसी उसमें कुछ बड़ी पीक्स हमें मिलती हैं, साथ में उनको सपोर्ट करती है छोटी पीक्स, तो जो बड़ी हाइट्स रहती है उन्हें हम हेड बोलते हैं, बाकी को शोल्डर बोलते हैं। एक होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर में सेम वही चीज होती है, लेकिन एक तरह से आप समझ लीजिए वो डाउनवर्ड ट्रेंड में होती है। तो ये हो गई इसकी नेक लाइन। नेक लाइन एक तरह का रेसिस्टेंस लेवल हो गया कि भाई इससे ऊपर नहीं जा सकता, और ये इसके सपोर्ट लेवल हो गए। ये तो हो गए हेड, और जो छोटी छोटी पीक्स हैं ये हो गई हमारी शोल्डर। यहाँ पे जो दोस्तों नेक लाइन थी ये एक तरह से सपोर्टिंग लेवल था, इसके नीचे नहीं जा सकते, ये रेसिस्टेंस लेवल था। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस लेवल है और ये कैसा लेवल है, सपोर्ट लेवल है। ये फाइनली जब हम कैसे इनको यूज करते हैं हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में, वो जब हम रियलिटी में चलेंगे तब आपको लेके चलेंगे। अगला आता है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब ही आपको पता होगा त्रिभुज। तो कई बार ट्राइंगल भी मेनली आप देखेंगे 2-3 तरह के होते हैं, अपर ट्राइंगल,
डाउनवर्ड ट्राइंगल, हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल। तो ये हमारे पास एक तरह से ट्राइंगल होते हैं। ट्राइंगल इस तरह से बनते हैं जब किसी भी शेयर के प्राइसेस में इस तरह से फ्लक्चुएशन हो। तो यहां से हम एक सपोर्ट, एक रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस तरह का जो ट्राइंगल निकल के आता है इसे हम बोलते हैं अपवर्ड मूविंग ट्राइंगल। अच्छा जी, ये तो हो गया अपवर्ड मूविंग ट्राइंगल। एक होता है डाउनवर्ड मूविंग ट्राइंगल। तो डाउनवर्ड मूविंग ट्राइंगल क्या हो गया, जो नीचे की साइड आता रहे। तो मान लीजिए कोई शेयर का प्राइस है जो इस तरह से फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। तो एक लाइन ये ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन, ये उसकी सपोर्ट लाइन, ये एक तरह का ट्राइंगल है, लेकिन ये कैसा है, डाउनवर्ड मूविंग है। एक हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल, यानी कि प्राइस है वो इस तरह से मूवमेंट ले रहा है। तो यहां से आपने करा, यहां से आपने करा, किसी भी एक पर्टिकुलर नहीं है, तो ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल। तो ये कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि ट्राइंगल के बारे में आप बताइए। तो ये होते हैं हमारे पास ट्राइंगल। अगला होता है फ्लैग। फ्लैग क्या होता है, फ्लैग का मतलब ये होता है जब एक नैरो मूवमेंट होती है फाइनेंशियल मार्केट में, वो मे बी अपवर्ड भी हो सकती है और मे बी डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो जो फ्लैग होता है वो एक झंडे की तरह, जैसे झंडा चलता है तो इस तरह से वो चलता है, कोई पर्टिकुलर मूवमेंट फ्लैग नहीं बनाता है। ठीक है, नैरो मूवमेंट के लिए यूज करी जाती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरह से वो यूज होती है। ठीक है, तो फ्लैग में भी ऐसे भी हो सकता है, और ये अपवर्ड मूवमेंट फ्लैग हो गया एक तरह का, और फ्लैग में भी ऐसे भी हो सकता है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट फ्लैग हो गया। तो ये मैंने बेसिक आप लोगों को बताया कि क्या क्या हमारे पास चार्ट में होता है, चार्ट टेक्निक्स में होता है, कैसे कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस में अलग अलग चार्ट को, डायग्राम्स को यूज करते हैं। अभी आपको मे भी हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, जब हम इसको प्रैक्टिकल सेशन पे लेके चलेंगे तो ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आज एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का, टेक्निकल एनालिसिस में हम करते क्या है, टेक्निकल एनालिसिस में हम प्रीवियस प्राइस को देखते हुए फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं, और प्रीवियस प्राइस को देखने के लिए हम अलग अलग तरह के चार्ट का यूज करते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, कैंडल चार्ट, कैंडल एंड स्टिक चार्ट भी होता है। फिर हमने इन चार्ट के बारे में बेसिकली देखा, फिर ट्रेंड के बारे में देखा, और चार्ट्स के पैटर्न के बारे में देखा। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अभी आपको अगर इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो, कोई